डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज रिवाइज करते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने देखना है, समझना है कि शीत युद्ध कहते किसे है। शीत युद्ध एक वॉर था, वॉर ऑफ नर्व्स जिसको कहते हैं, एक मानसिक लड़ाई जिसको कहते हैं। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था ये, कभी वास्तव में ये युद्ध हुआ ही नहीं। ये एक मानसिक युद्ध था, एक वाक युद्ध था और इससे भी ऊपर वैचारिक युद्ध था। आइडियोलॉजिकल वॉर था दो ब्लॉक्स के बीच, एक सोवियत ब्लॉक और एक अमेरिकन ब्लॉक। ज़्यादा क्लियर कहें तो दो देशों के बीच था। दोनों देशों ने अपने अपने ब्लॉक एक्चुअल में फॉर्म किए हुए थे। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं इन चीज़ों को कि सोवियत जो यूनियन थी, यूएसएसआर जो था, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रेफर करता था, साम्यवादी विचारधारा का समर्थक देश था। और अमेरिका लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थन करता था। दोनों विचारधारा एक दूसरे के अलग थी और दोनों देशों के बीच एक होड़ थी कि अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ साबित करना और उससे भी ऊपर खुद को वर्ल्ड पावर साबित करना, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पावर साबित करना। तो इसी कारण दोनों देशों के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति हमेशा बनी रहती थी, उसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। अब यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि कोल्ड वॉर ये स्थिति पैदा कब हुई। ये पैदा हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये हुआ था 1939 से 45 तक। ये छोटे छोटे फैक्ट याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू जो आपसे पूछे जाते हैं इसी तरह के पूछे जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप्स के बीच हुआ था। एक को हम एलाइज कहते हैं, एलाइज पावर्स, और दूसरा एक्सिस पावर है, एक धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, जापान और इटली ये तीन प्रमुख देश थे। और जो गठबंधन वाले मित्र राष्ट्र जिनको हम कहते हैं यूएसए, यूएसएसआर और फ्रांस, यूके, ये प्रमुख कंट्रीज़ थी। यहाँ पर आपने मुझे ये बता देना यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इसको आप पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, इन दोनों पावर्स के बीच जो युद्ध हुआ था, उसके बाद बाकी पावर्स तो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ काफ़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गई थी और ये चाहते थे अपनी स्थिति को और बेहतर करना। अब जो एक्चुअल कारण हम देखें तो एक तो वैचारिक कारण हमें पता लग गया कि दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी शीत युद्ध का। एक तो ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा जो बड़ा कारण था वो था एटम बम गिराया था अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। आपको मालूम है कि जापान के दो शहरों पर गिरा था ये, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। तो इस एटम बम की जानकारी उसने अपने सहयोगी यूएसएसआर को नहीं दी थी, जबकि फ्रांस और यूके को इसके बारे में बता दिया था कि हम एटम बम गिराने जा रहे हैं जापान के ऊपर। इससे सोवियत संघ के मन में अमेरिका के प्रति अविश्वास पैदा हो गया था और इसी कारण आगे चलकर इन दोनों में शीत युद्ध भी आरंभ हो गया था। एक और मेजर रीज़न जो है वो है सेकंड फ्रंट खोलने में देरी करना। द्वितीय मोर्चा खोलने में देरी की थी। एक मोर्चा, संयुक्त मोर्चा इस वर्ल्ड वॉर में बना हुआ था। अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस और यूके का संयुक्त सेना थी, वो लड़ रही थी जर्मनी, जापान और इटली से। लेकिन जर्मनी ने दूसरी ओर से सोवियत संघ पर जब अटैक किया तो सोवियत संघ ने कहा कि हमारी सबकी मिलीजुली सेना तो दूसरी जगह में है, हमारे ऊपर अटैक किया गया है, तो क्यों ना एक दूसरा मोर्चा, दूसरी फोर्स क्रिएट की जाए। इसको बनाने में अमेरिका ने जानबूझकर डिले किया था ताकि सोवियत संघ को थोड़ा नुकसान पहुंचे। इससे भी आगे चलकर दोनों में स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हुई, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। अब थोड़ा सा देखना है कि साधन कौन कौन से कोल्ड वॉर में अपनाएं। साधन का मतलब यहाँ क्या हो गया, मीन्स कौन से थे अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाने के एक दूसरे से। तो सबसे पहले तो प्रचार किया था दोनों ने। सोवियत संघ ने अपनी नीतियों के पक्ष में और अमेरिका के विरुद्ध प्रचार किया था, और अमेरिका ने अपनी नीतियों के पक्ष में प्रचार करना शुरू किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड के
देश उसके साथ जुड़ें, उसका समर्थन करना शुरू करें और अपने गुट को ये बड़ा करना चाहते थे। इसके लिए दूसरा एक साधन इन्होंने और बनाया अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, वो था इकोनॉमिक एड। आर्थिक सहायता किसको दी थी? जो नए नए स्वतंत्र हुए देश और विकासशील देश थे। और ये इसके साथ एक और साधन इन्होंने जो अपनाया था खुद को स्ट्रांग बनाने का, वो था जासूसी करना। एक दूसरे की जासूसी दोनों किया करते थे ताकि एक दूसरे की ताकत का अंदाज़ा लग सके। अमेरिका को सोवियत संघ का अंदाज़ा लग सके और सोवियत संघ को अमेरिका की पावर का अंदाज़ा लग सके। इसी चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, वो है क्यूबा मिसाइल संकट। ये कब पैदा हुआ था? 1962 में। डिटेल आप इसकी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है हमारे पास गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइन मूवमेंट से आपका अभिप्राय क्या है? ये है कि शक्ति गुटों से अलग रहने की जो नीति होती है और अपनी नीतियों का निर्माण बिना किसी दबाव के स्वतंत्रता पूर्वक तरीके से करने की जो नीति थी, उसी को गुटनिरपेक्षता की नीति हम कहते हैं। गुटनिरपेक्षता का पहला पूछा जाता बहुत बार सम्मेलन, समिट इसका 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। यूगोस्लाविया की राजधानी है और इसमें कुल मिलाकर 25 देशों ने भाग लिया था। अब थोड़े से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ज़रा देखते हैं इन चैप्टर्स में हम। जो क्यूबा मिसाइल संकट है, उस समय ये तो आपको पता है क्यूबा के नेता थे, वो थे फिदेल कास्त्रो, और यूएसएसआर के नेता कौन थे? निकिता ख्रुश्चेव। ये याद रखना ये नाम। सेकंड है नेटो की फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ये भी अपने पास नोट करके आपने रख लेना है। तीसरी बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये ज़रा आप बताएंगे, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। चौथी बात है जापान के 2 शहरों पर 2 अणु बम गिराए थे। इनको एक गुप्त नाम, कोड नेम दिया था। क्या नाम दिया गया था ये भी आपने बताना है। वैसे जो नागासाकी पर गिराया गया था बम, उसको नाम दिया था फैटमैन, और जो हिरोशिमा पर गिरा था उसको लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सोवियत संघ की विचारधारा कौन सी थी? हाँ, अभी मैंने आपको बताया था कम्युनिज्म, साम्यवादी। और वार्सा पैक्ट कब बना था? 1955 में। वार्सा पैक्ट क्या था? एक सैनिक गठबंधन बनाया था सोवियत संघ ने। नेटो की स्थापना के समय इसमें कुल कितने देश थे? 12 कंट्रीज थी। तो इतना रिवाइज करना है। थैंक यू।